नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की ये हमारी क्लास है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जो भारतीय शिक्षा का इतिहास है उससे उससे संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे। और ये मैंने करीब 100 प्रश्नों को कंपाइल करके 50 क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे मेंशन हर एक बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 से 3 बार एग्जाम्स में आया हुआ टॉपिक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा के संबंध में गलत मिलान की पहचान करें। हमें गलत मिलान पहचान करना है। ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं और आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत मददगार होंगे। उपनयन संस्कार, वैदिक काल शिक्षा की शुरुआत। प्रबुद्ध संस्कार, बौद्ध काल 8 वर्ष की आयु। बिस्मिल्लाह संस्कार, मध्यकाल 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। समावर्तन संस्कार, बौद्ध काल की समाप्ति। अब इस क्वेश्चन को वही लोग कर पाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के क्लियर हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। उपनयन संस्कार क्या है? ये वैदिक काल में जब शिक्षा की शुरुआत होती थी, ठीक है, इसको कहा जाता था उपनयन संस्कार और यहाँ पे बालक कहलाता था द्विज। जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था बालक, तो इस संस्कार के बाद उसको द्विज बोलते थे। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें पबज्जा संस्कार, तो पबज्जा बौद्ध काल में शिक्षा की शुरुआत के लिए था और इसके बाद बालक कहलाता था श्रामणेर। क्या कहलाता था? श्राम ऋणेर। ठीक है, श्राम ऋण कहलाता था। और इसके बाद आता है बिस्मिल्लाह संस्कार, तो ये मध्यकाल में था। ठीक है, मुस्लिम्स के टाइम का है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे है समावर्तन संस्कार, बौद्ध काल की समाप्ति। ये क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है कि ये समावर्तन संस्कार शिक्षा पूरी होने के बाद दीक्षांत समारोह जैसा था। ठीक है, लेकिन ये बौद्ध काल से नहीं संबंधित था। ये किससे संबंधित था? आपके वैदिक काल से संबंधित है, इसलिए आपका डी गलत है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध काल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो सही कथन इनमें से कौन सा है? इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी? नहीं। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? नहीं, यह वर्तमान में मगध मतलब बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित था। ठीक है, इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी, सही बात है। और यह तंत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था? हाँ, यह तंत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ केवल जैन धर्म को शिक्षा दी जाती थी, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों के बारे में क्या सत्य है? मध्यकालीन शिक्षा में के केंद्रों के बारे में क्या सत्य है? मकतब उच्च शिक्षा के लिए थे, मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए थे, खानकाह केवल राजाओं के लिए शिक्षा है, दरगाह केवल गणित की शिक्षा है। तो इसमें आपका सही आंसर है, ठीक है, मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए होते थे। ये जो आपके मकतब थे, ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जहां अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था। अक्षरों और ये जो मदरसा था ये उच्च शिक्षा के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट, ये कई एक साथ कई प्रश्नों का मिश्रण है। 1813 के चार्टर एक्ट और 1835 के मैकाले मिनट के संदर्भ में क्या सही है? 1813 एक्ट ने 10 लाख की राशि आवंटित की, ये बात गलत है। 1 लाख की राशि बजट में रखी गई थी 1813 वाले में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैकाले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का विरोध किया, गलत बात, उसने विरोध नहीं किया। 1813 एक्ट ने मिशनरियों को अनुमति दी, ये बात एकदम सही है। और 1835 ने अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया, ये बात भी एकदम सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वुड का घोषणा पत्र 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने किसकी सिफारिश की थी? केवल महिला शिक्षा की सिफारिश की थी? नहीं, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की थी? हाँ, इन्होंने इसके लिए कहा था। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। सहायता अनुदान प्रणाली को खत्म करने की बात की? नहीं, इन्होंने उसको बढ़ाने की बात की थी। इसके अलावा अंग्रेजी को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य किया, ये बात एकदम गलत है। इनका कहना था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाइए, लेकिन उच्च शिक्षा में। कब? हायर एजुकेशन में। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर इन्होंने मातृभाषा पर शिक्षा या क्षेत्रीय भाषा में माध्यम रखने की बात कही थी। नेक्स्ट, हंटर आयोग और हार्टोग समिति के मुख्य उद्देश्यों का सही युग्म है। हंटर उच्च शिक्षा, हार्टोग महिला शिक्षा, ये गलत है। हंटर प्राथमिक शिक्षा का विकास से संबंधित है और हार्टोग अपव्यय और अवरोधन से संबंधित है। ठीक है, हार्टोग समिति जो थी वो ड्रॉप आउट समस्या की जांच के लिए थी। ठीक है, वो जांच कर रही थी इसके लिए। ठीक है, और
हंटर व्यावसायिक शिक्षा नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका बी सिर्फ सही है, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में तो जो हंटर था वो प्राइमरी का विस्तार कर रहा था और जो हार्टोक था वो प्राइमरी की क्वालिटी को बढ़ा रहा था, ठीक है। ड्रॉप आउट वगैरह की समस्या को कम कर रहा था, ठीक है। और मात्रात्मक विस्तार के बजाय गुणात्मक चीजों पे उसका ज्यादा जोर था। नेक्स्ट, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के बारे में कौन सा विचार महात्मा गांधी का नहीं था? शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, गांधी जी ने इसके लिए बहुत जोर दिया था। 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। शिक्षा का केंद्र कोई हस्तशिल्प होना चाहिए, ये भी उनका पॉइंट था। छात्रों से फीस लेकर शिक्षक को वेतन दिया जाना चाहिए, इसके वो ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि स्वावलंबी शिक्षा की बात की थी, ठीक है, जहां छात्र काम करके खर्च निकाले, ठीक है। उन्होंने स्वावलंबी शिक्षा की बात की थी, ये पॉइंट डी एकदम गलत है। नेक्स्ट, सार्जेंट योजना के लक्ष्य के बारे में सही कथन क्या है? सार्जेंट योजना का सीधे सीधे कथन था कि आने वाले 40 वर्षों के भीतर शिक्षा का वही स्तर हो जाए जो इंग्लैंड में है। तो आपका भी आंसर करेक्ट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और 40 वर्षों में इंग्लैंड के बराबर शैक्षिक स्तर लाना। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग का मुख्य केंद्र क्या था? मतलब ये किससे संबंधित है, ये बात है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, जबकि मुदालियर आयोग आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है और इन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात की थी, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका ए। 1948 की उच्च शिक्षा और 1952 की माध्यमिक शिक्षा से मुदालियर आयोग संबंधित है और ये इन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल्स की भी मुदालियर आयोग ने बात की थी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोठारी आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं था। तो 10+2+3 ढांचा ये शामिल था, जीडीपी का 6% खर्च करना ये भी शामिल था, कॉमन स्कूल सिस्टम और त्रिभाषा सूत्र ये भी शामिल था, केवल संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाना ये शामिल नहीं था। कोठारी आयोग का कहना था कि केवल संस्कृत नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय भाषाओं पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपका डी करेक्ट आंसर है क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट, एनईपी 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 बड़े कमरे, 2 शिक्षक और शिक्षण सामग्री सुनिश्चित करना। यशपाल समिति की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ ने क्या सुझाव दिया? रटने की प्रणाली को खत्म करना और बैग का बोझ कम करना। नेक्स्ट, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो शिक्षा को 1976 का जो आपका 42वां संविधान संशोधन है उसमें समवर्ती सूची में डाला गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकें। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने कथन है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, ये बात एकदम सही है। कारण है इसका कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सके। तो ये बात भी एकदम सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर आपका सही है। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाकर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया ताकि ये जो विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवाद की लहरें उठ रही थी, ठीक है, और क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसे वो कंट्रोल कर सकें, उसे वो दबा सकें। नेक्स्ट, कथन 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन कोई नीति नहीं थी, ये बात एकदम सही है, ये कोई नीति नहीं थी, ठीक है। ये 1986 की नीति को लागू करने का एक वर्किंग प्लान था। क्या था? ये एक वर्किंग प्लान था। जो आपकी 1986 की नीति है उसको लागू करने का एक वर्किंग प्लान था, ये कोई स्वतंत्र नीति अपने आप में नहीं थी। यह एनईपी 1986 का संशोधित और कार्यरूप देने वाला दस्तावेज था, ये भी बात एकदम सही है। तो ए एकदम सही है और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, एनआईओएस के अनुसार राले आयोग की सिफारिशों पर कौन सा अधिनियम बना? तो राले आयोग की सिफारिशों पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना था, ठीक है। कर्जन ने इसको बनाया था, ठीक है, कर्जन ने इसको इसीलिए बनाया था इनकी रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा थे, ठीक है। 2005 के जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। कस्तूरी रंगन एनईपी 2020 में अध्यक्ष थे, ठीक है, एनईपी 2020 में अध्यक्ष थे। गोखले विधेयक 1911 का प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या हश्र हुआ? ठीक है, एनआईओएस का ही प्रश्न है ये। तो इसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, वैदिक काल में सद्योवाहा किसे कहा जाता था? ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो वैदिक काल में सद्योवाहा उन लड़कियों को कहा जाता था जो विवाह होने तक पढ़ाई करती थी। वे लड़कियां जो विवाह होने तक पढ़ती थी
ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सद्योवाह कहते थे। एक होता था ब्रह्मवादिनी। क्या होता था? ब्रह्मवादिनी। ये वे महिलाएं होती थी जो आजीवन पढ़ाई करती थी। ठीक है, ये कालानुक्रम का प्रश्न है। आने के पूरे चांसेस हैं, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल ऊपर हो रहा है चीजें टफ होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं। तो सैडलर आयोग कब आया था? आपका सैडलर आयोग आया 1917 में। ठीक है, हंटर कब आया आपका? हंटर आया आपका 1882 में। और सॉर्जेंट योजना कब आई? सॉर्जेंट योजना आई आपकी 1944 में। और हार्टोग समिति कब आई? तो ये आई 1929 में। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिए हैं, अब आप इसे कर लेंगे। यही आपका शायद करेक्ट आंसर होगा, पर आप इसको करिएगा, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, एबॉट वुड रिपोर्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? इसको भी याद रखिएगा। तो जो एबॉट वुड रिपोर्ट थी, इसका संबंध आपका जो पॉलिटेक्निक होता है ना, तो पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा से, दोनों से था। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राम मूर्ति समिति ने किस नीति की समीक्षा की थी? ठीक है, तो राम मूर्ति समिति ने एनईपी या एनपीई, जो भी आपको बोलना है, 1986 की समीक्षा की थी। और शिक्षा को, ये शब्द याद रखिएगा, अधिक मानवीय बनाने की बात की थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, आते हैं। आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, मध्यकाल में बिस्मिल्लाह संस्कार के समय बालक की आयु क्या होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। करेक्ट आंसर। सैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया था? उनका सुझाव था इसे विश्वविद्यालय से अलग कर इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए। पहले ये विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, तो सैडलर आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय जाने से पहले छात्र को 12वीं पास करनी चाहिए और ये कॉलेज विश्वविद्यालय से अलग होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में असत्य कथन चुनना है, असत्य करना है। यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये बात एकदम सही है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ये बात भी एकदम सही है। दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा 6 से 14 वर्ष रखी गई, यही पॉइंट आपका गलत है। ये 6 से 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, तो सी आपका गलत है और बाकी आपके सही है। 6 से 18 वर्ष है, ना कि 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये शामिल है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी शामिल है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी शामिल है। क्या शामिल नहीं है? छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करना, ये शामिल इसमें नहीं है। और ये कहता है कि ऐसा किस लिए है? क्योंकि बच्चों को आपको सक्रिय ज्ञान का निर्माता बनाना है, पाठ्य पुस्तकों से मुक्त करना है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज का ढांचा क्या है? तो 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2। ठीक है, प्रश्न है, ताराचंद समिति ने मुख्य रूप से किस पर अपनी सिफारिशें दी थी? तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर अपनी सिफारिशें दी थी। ताराचंद समिति ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के सुझाव दिए थे, जिसके बाद मुदालियर आयोग ने इसका विस्तार किया था। मुदालियर आयोग ने इसका विस्तार किया था। नेक्स्ट, सीआरडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1961 में हुई थी और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका उद्देश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये 2022 का प्रश्न है। 1906 कथन है, 1986 की शिक्षा नीति ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया। ये बात एकदम सच है। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे काफी जोर दिया था। ठीक है, और इसने कथन है, इस कारण इसका क्या है कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, ताकि प्रतिभाशाली बच्चों का समान अवसर मिले। तो ये बात भी एकदम सही है। आपका ए कथन सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए आपका एकदम सही है। और इसका रीजन बस सिंपल सा था कि जो 1986 की नीति ने ही नवोदय विद्यालयों की नींव रखी, और उन्होंने इसकी नींव इसलिए रखी थी ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को बिना पैसे के बेहतरीन शिक्षा वो दे सकें। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, आरटीई 2009 के तहत शिक्षकों के लिए निजी ट्यूशन पढ़ाना प्रतिबंधित है। ये बात एकदम सही है। इसका उद्देश्य बस यही था कि शिक्षक निजी ट्यूशन के चक्कर में पढ़कर बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है उस पर ध्यान देना ना कम कर दें। ठीक है, ताकि वो क्लास में कम अच्छा पढ़ाएं और उनको फिर ट्यूशन के लिए बुलाएं। तो इसलिए ये नियम लाया गया और वो अपना पूरा फोकस क्लासरूम में ज्यादा रखें। ये भी एक मेन रीजन था। तो ए सही है और ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, एक कथन भी सही है और कारण भी उसका सही है। नेक्स्ट, वर्धा योजना 1937 को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। एकदम सही बात है। यह आत्मनिर्भरता और शारीरिक श्रम की शिक्षा का आधार बनाती है। यह बात भी एकदम सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। ठीक है, आपने अगर बहुत अच्छे से थ्योरीज को पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत डीप एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। तो मैं भी आपको बहुत फास्ट पेस पे चीजों को लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट, हार्टोग समिति ने के द्वारा बताए गए अपव्यय का अर्थ क्या था? तो इनके द्वारा बताया बताया गया जो अपव्यय था वो ये था, पैसे प्लस समय, इन दोनों की बर्बादी। कब? जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ दे। जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ दे तो उसे कहा गया पैसे और समय की बर्बादी, मतलब अपव्यय। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देना। नेक्स्ट, अवरोधन का शैक्षिक अर्थ क्या है? ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। समय के साथ हमने जाना कि बहुत बेकार चीज है ये। बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक रुकना या फेल होना। ठीक है। नेक्स्ट, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को किन दो भागों में बांटने का सुझाव दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ए, सामान्य और व्यावसायिक। सामान्य को कई बार साहित्यिक भी लिखा होगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजिंग है ये एकदम। ठीक है, आपने पढ़ा बहुत बार है। किस समिति ने कॉमन स्कूल सिस्टम को सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य माना था? बहुत सारे बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कोठारी आयोग था उसने ये कहा था कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है वो सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि जो अमीर है, ठीक है, और जो गरीब है, ठीक है, उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई को एक संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? देखिए, ये बना था 1973 में, ये बात याद रखिएगा। ये बना था 1973 में, लेकिन इसे कानूनी शक्ति जो मिली थी वो 1993 के अधिनियम से मिली थी और 1995 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का मुख्य परिणाम क्या था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को सख्त किया और शोध पर इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। ये बात एकदम सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने शोध और पोस्ट ग्रेजुएशन पे बहुत पैसा खर्च किया था। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, 1 और 2 का मिलान करना है। पहले में आयोग और दूसरे में उसके अध्यक्ष है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या ये कोई मुझे बता सकता है? अगर बता सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही बता रहा हूँ। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे आपके मुदालियर। ठीक है, तो पहले का आपका दूसरा हो गया। ठीक, और शिक्षा आयोग किससे संबंधित था? तो ये कोठारी से संबंधित था, तो तीसरा हो गया। इसके बाद कहें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो आपका पहला हो गया। तो जहां पे दूसरा तीसरा पहला है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आपको मिलान करना है, आप अपना मिलान करिए। नेक्स्ट, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 ने किस क्षेत्र में नॉन फॉर्मल एजुकेशन को मजबूती देने की बात कही थी? आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उन क्षेत्रों में जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जैसे श्रमिक वर्ग, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो दिन में काम करते थे और स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके वहां पे ये बात कही गई। नेक्स्ट, वैदिक काल में अंतेवासी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? वह बच्चा जो गुरु के घर मतलब आश्रम में रहता था उसके लिए यह बात इस्तेमाल की गई थी। करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, सॉर्जेंट योजना ने उच्च शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा? तो इन्होंने उच्च शिक्षा को 2 स्तरों में बांटा था, टेक्निकल और जनरल, टीजी ऐसे याद रख सकते हैं आप, टेक्निकल एंड जनरल। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के कितने स्तंभ दिए गए थे? तो 5 हैं। ठीक है, और इनके नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, जब से टफ होगी तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कब घोषित की गई? तो इसकी घोषणा हुई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय पे। नेक्स्ट, हमारा 46 प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे एक साथ आपके कई प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो सबको नोट डाउन करना है आपको। महिला शिक्षा और पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में गलत मिलान आपको बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दुर्गाबाई देशमुख समिति स्त्री शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय समिति, क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। स्त्री शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय समिति ही दुर्गाबाई समिति है। ठीक है, दूसरा, हंसा मेहता समिति इंपॉर्टेंट है, बात बहुत बार आ चुका है। लड़के और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश, हाँ, इन्होंने समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी, मतलब जेंडर इक्वेलिटी इन करिकुलम की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि लड़कियों को होम साइंस के बियॉन्ड भी आप मैथ और साइंस पढ़ाइए। ठीक है, इसके बाद भक्त वत्सलम समिति 1963 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने की बात इन्होंने कही थी। हाँ, इन्होंने ये भी बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें कोठारी, आयोग केवल पुरुषों की तकनीकी शिक्षा की सिफारिश की थी? नहीं, ये बात एकदम गलत है।
कोठारी आयोग ने समान शिक्षा और कॉमन स्कूल सिस्टम इन दोनों की बात की थी और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विज्ञान और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, उस पर जोर देने की बात भी की थी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW और कार्य शिक्षा के विकास का सही क्रम क्या है? ठीक है, ये आया हुआ है, कई बारी एग्जाम्स में आया है अलग अलग उनमें। तो इसका ए सही है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा कहा, कोठारी आयोग ने कहा कि आप वर्क का एक्सपीरियंस लीजिए, और ईश्वर भाई पटेल समिति ने SUPW शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि ईश्वर भाई पटेल समिति जो 1977 में आई, ठीक है, इन्होंने ही कार्य शिक्षा को सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क मतलब SUPW नाम दिया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनेस्को की डिलर्स रिपोर्ट जो 1996 में आई थी, उसमें जो अधिगम के स्तंभ हैं उसके बारे में क्या सही है? कितने स्तंभ हैं? ये 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? ये 4 स्तंभ हैं। पहला है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। दूसरा है लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। ठीक है, लर्निंग टू बी, बनने के लिए सीखना। और चौथा है लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों का सही समूह चुनें जो शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, सीधे संबंधित हैं। तो देखिए आपका ए ऑप्शन ही सीधे संबंधित है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 45 अब ECCE के अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है, और अनुच्छेद 51A के अभिभावकों का जो कर्तव्य है शिक्षा वाला, उसकी बात करता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन करिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्राचीन विश्वविद्यालयों और उनकी विशेषताओं का सर्वश्रेष्ठ मिलान कौन सा है? तो मिलान मिलान तो आपका पहला ही है। ठीक है, पर इसको समझना जरूरी है। अब बहुत गौर से सुनिएगा। तक्षशिला चिकित्सा और नीति शास्त्र से संबंधित है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नालंदा नालंदा महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वल्लभी वल्लभी क्या था? हीनयान बौद्ध धर्म और प्रशासनिक शिक्षा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीनयान बौद्ध धर्म और प्रशासनिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला ये वज्रयान और तंत्र जो आई एम सॉरी तंत्र शास्त्र, ठीक है, तंत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है और राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, और मैं टफ तो नहीं कहूँगा, पर मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल भी हैं। और ये मैंने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस को कंपाइल करके 50 क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है। सिमिलरली मैं आने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशन पे सीरीज बना रहा हूँ, उस पर भी मैं 100-150 क्वेश्चंस को कंपाइल करके ऐसा ही करूँगा। और वो क्वेश्चन भी 3 से 4 बार से ज़्यादा आए हुए प्रश्न हैं जिनको मैं बनाने वाला हूँ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए, और फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नवेल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।